हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट है क्या। द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट led to the first experimental confirmation of the existence of matter waves and a measurement of the electron wavelength. ओके, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल अगर वेव नेचर शो करेगा तो उसका वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ मेजर किया गया डी ब्रोगली के द्वारा, और ये फॉर्मूला वेवलेंथ का था लैम्डा ई इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 MEV। ठीक है, ये तो हम लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ चुके हैं। तो क्या ये जो हाइपोथेसिस था डी ब्रोगली का, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? तो इसे कंफर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और ये बिल्कुल करेक्ट प्रूफ हुआ। देखो इस ये जो सेटअप है, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्क्रीन में आपके सामने, स्क्रीन पे यहाँ पर क्या था कि देखो एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। रियोस्टेट की हेल्प से वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को कम या ज्यादा कर सकते हो। और हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ऐसे कैसे बढ़ाओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट करके। ठीक है, तो जो भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक कोलिमेटेड, मतलब बिल्कुल प्लेन पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एमिट होगा और निकल क्रिस्टल से आकर के टकराता है। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है स्केटर्ड होगा। स्केटर्ड होकर के डिटेक्टर जो है उसे वहां पर मेजर करेगा कि कितने एंगल से स्केटर्ड हुआ इलेक्ट्रॉन। ये है अल्फाई, जो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन से हम डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं। डिफ्रैक्टेड क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअल में ये डिफ्रैक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और वेव है तो वेव की इंटेंसिटी भी होगी, और इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पे। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता लगाना था, मतलब इस एक्सपेरिमेंट का मोटो यही था कि क्या डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, और अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसकी इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी है तो उसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटली, और जो वेवलेंथ की वैल्यू आया, बिल्कुल डिब्रोगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूला से जब निकाला गया था, इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ सेम उतना ही था। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि डिब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था बिल्कुल करेक्ट है। अब जो भी एक्सपेरिमेंट में किया गया है वो यहाँ पे लिखा गया है। अ वेल कॉलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉलिमेटेड का मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। रे ऑफ लाइट एक्यूरेटली पैरेलल produced by an electron gun was allowed to be incident on a polycrystalline nickel sample normal to its surface। निकल पे नॉर्मली टकराता है, आकर के कौन टकराता है, इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रॉन गन थर्मल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से एमिट हो रहा है, हीटेड फिलामेंट से, यहाँ है ना, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय अ हीटेड फिलामेंट, उसे एक्सेलरेट करवाया जाएगा किसके द्वारा, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। अभी जो मैंने आपको समझाया, द काइनेटिक एनर्जी of the electrons can be adjusted by adjusting the potential difference V, since हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये होता है क्यू, चार्ज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे ई।
ठीक है, तो ये आ गया ईबी। ओके, ये तो आप पहले से पता है, ये वाला ये क्वेश्चन आप जानते हैं इसे। अब हम बात करेंगे द एंटायर अपैरेटस, ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, पूरा अपैरेटस है, इसे इंक्लोज करके रखा जाता है इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर, मतलब वैक्यूम चैम्बर के अंदर। उसमें कहीं से कोई एयर ना हो, वरना क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एयर पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उस कोलिजन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो पूरा का पूरा अपैरेटस है, इसे एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम द निकल सरफेस। क्लियर? ये तो आपको बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट एंगल पे क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। और इंटेंसिटी जो होगा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, वो मेजर किया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल फाई। अभी मैंने कहा था कि डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, स्कैटर्ड होगा। और उसी स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करेगा कि उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो वेरिएशन होता है इंटेंसिटी में, मतलब बीम की इंटेंसिटी में जो वेरिएशन होता है, वो स्मूथली वेरिएशन होता है, और स्मूथ वेरिएशन होता है विद द एंगल फाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर अ फिक्स्ड एनर्जी द इंटेंसिटी वाज फाउंड टू डिक्रीज विद फाई। ठीक है, इंटेंसिटी जो है फाई के साथ क्या होगा, फाई बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी कम होता जाएगा। जितना ज्यादा एंगल स्कैटरिंग एंगल होगा, फाई फाई जितना भी ज्यादा फाई की वैल्यू होगी, इंटेंसिटी उतना कम होता जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे भी डिफ्रैक्शन में पढ़े हो, डिफ्रैक्शन पैटर्न में पढ़ोगे लोअर क्लासेस में, कि जो है वो सेंटर पे सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन होता है, मतलब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा सेंटर सेंटर पर, ऐसे डिफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, है ना, ऐसा ही कहते हैं कुछ, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा कहते हैं। और एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस ओरिजिन, अवे फ्रॉम दिस सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, जैसे जैसे आप उससे ऊपर जाओगे स्क्रीन पे या नीचे जाओगे, तो इंटेंसिटी मिनिमम होता जाता है और फाइनली डार्क हो जाता है सब कुछ। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो एक यहाँ पर देखो, एक ऐसा हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ कि वैक्यूम ब्रेक हो गया। वैक्यूम ब्रेक होने का मतलब कि चैम्बर में किसी तरह एयर आ गया, मतलब एक एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन हो गया। इन कोर्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट एंड ऑक्साइड कोटिंग, देखना तो क्या होगा, एयर अंदर आएगा तो एयर के साथ क्या होगा, मतलब ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा निकल का। मतलब वहां पर क्या हो गया कि निकल के ऊपर सरफेस पे एक ऑक्साइड कोटिंग डिपॉजिट हो गया। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट, इन कोर्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट एन ऑक्साइड कोटिंग गॉट डिपॉजिटेड ऑन द निकल, निकल सैंपल, जिसके वजह से किसके वजह से हुआ, ड्यू टू एन एक्सीडेंटल ब्रेक इन देयर वैक्यूम सेंस, वैक्यूम सिस्टम। अब इस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए डेविसन जर्मन ने क्या किया कि उसे हीट करना स्टार्ट किया हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में, है ना। डेविसन एंड जर्मन हीटेड द निकल सैंपल इन अ हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर। क्लियर? फिर आगे, हाँ एक और बात, ये जो हमारा निकल है, निकल में क्या होता है, वो पॉलीक्रिस्टल्स होते हैं। ये पॉलीक्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे क्रिस्टल्स उसके अंदर बने होते हैं। और जैसे आप जानते हो कि ये आपने पढ़ा होगा डोमेन, इसमें पढ़े होंगे फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि डोमेन के फॉर्म में होते हैं एटॉमिक डायपोल्स, छोटे छोटे डोमेन्स बना करके रहते हैं। तो ये समझो कि वैसा ही ये भी है, पॉलीक्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। तो हुआ क्या कि जब ऑक्साइड लेयर की कोटिंग डिपॉजिट हो गया ना उस निकल निकल के ऊपर, निकल के सरफेस पे, तो उसे फिर हीटेड किया गया, उसके हीट ट्रीटमेंट दिया गया उसे हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में। तो उस दौरान क्या हुआ कि हीटिंग की वजह से जो रिड्यूस्ड पार्ट हमें मिला, वो पूरा निकल में पूरा एक लार्ज क्रिस्टल बन गया। आप वहां डोमेन में पढ़े होगे, जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारा का सारा डोमेन जो अलाइंड हो जाता है, सभी डायपोल सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं और डोमेन बड़ा हो जाता है। वही यहाँ पे है।
तो हीटिंग इफेक्ट से क्या हुआ कि ये जो पॉलीक्रिस्टल्स हैं ये सभी मिलकर के एक बड़ा सा क्रिस्टल बना दिया। तो सिंगल क्रिस्टल, लार्ज सिंगल क्रिस्टल बन जाता है। ओके, तो अभी हम देखो आगे क्या क्या लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन दे कंटिन्यूड द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, नहीं मैंने जो अभी बोला वो मैं समझाना चाहता हूँ वो देखो, इन टर्न आउट that heating of polycrystalline nickel sample had led to formation of large regions of single crystals, large regions of single crystals। देखो मैं अंडरलाइन किया करता जा रहा हूं, आप देखो इस चीज को, यहां लिखा है ना, देखो, इट टर्न्ड आउट दैट, हीटिंग की वजह से, हीटिंग द पॉलीक्रिस्टलाइन निकल simple sample had led to formation of large regions of single crystals, एक बड़ा सा क्रिस्टल बन गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया गया, कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो व्हेन they continued the scattering experiments with this reduced sample, the results were very different, मतलब रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आने लगा। और डिस्टिंक्ट इंटेंसिटी में डिस्टिंक्ट वेरिएशन, मतलब ऐसा, मतलब जो जिसे हम डिफरेंशिएट कर पाए, डिस्टिंक्ट वेरिएशन मिलना स्टार्ट हो गया विद स्कैटरिंग एंगल was observed, मतलब a distinct variation of intensity with scattering angle was observed। उसके बाद हमें मतलब डिस्टिंक्ट वेरिएशन, मतलब काफी चेंज नजर आने लगा इंटेंसिटी में, एंगल के साथ, मतलब स्कैटरिंग एंगल फाई के साथ। ठीक है, जैसे जैसे फाई चेंज करता जा रहा है तो हमें वो मिलता जा रहा है इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट। अब है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिनल वर्क, ध्यान दो, फॉर इलेक्ट्रॉन्स विथ काइनेटिक एनर्जी 54, हाँ एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिला। ऐसा देखा गया कि 54, जब काइनेटिक एनर्जी कितना था, जब काइनेटिक एनर्जी कितना था, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस टाइम पे जो हमें इंटेंसिटी मिला उसका मैक्सिमम पीक था, मतलब इंटेंसिटी की जो पीक थी, मतलब स्ट्रॉन्ग पीक मिला हमें इंटेंसिटी का। ठीक है, और ये उस समय जो एंगल था, स्कैटरिंग एंगल कितना था, 50 डिग्री, सॉरी स्कैटरिंग एंगल तक कितना था, 50 डिग्री। ये, और इस चीज को मैंने पूरा, जब बाकी सभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे किए गए एक्सपेरिमेंट निकाले गए, तो यही एक वैल्यू मिला कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और जब जा करके वो टकराया उससे क्रिस्टल से, तो उस समय मैक्सिमम पीक था इंटेंसिटी का, और उस दौरान जो एंगल था 50 डिग्री था। क्लियर। तो इसी काम के लिए 1936 में नोबेल मिला था डेविसन को, उनके साथ एक और जीपी थॉमसन थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट, ये तो बता दिए, समझा दिया आपको। अब आगे की बात करें, हाँ ये चीज हम अभी सॉल्व करके निकालेंगे। ओके, तो अभी जरा देखते जाइए आप, आगे क्या है। द रेगुलर extended arrays of atoms in the single crystal regions then behave like a diffraction grating, and electron diffraction takes place from the interference of electron waves in the same way that X-ray diffraction takes place in a crystal। हाँ, ये कहा गया कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो हमारा डिफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो हुआ, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इलेक्ट्रॉन वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें मिलता था, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का पैटर्न। और हाँ, ये उसी तरह जैसे एक्स रे डिफ्रैक्शन में भी हम देखते हैं क्रिस्टल के साथ। याद करो, आप पढ़े होंगे कि किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को का पता लगाने के लिए एक्स रे डिफ्रैक्शन ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक्स रे डिफ्रैक्शन काफी, मतलब नॉन है ये। तो इसमें देखो हमने यहाँ पर एक समझाने के लिए बना दिया है। ये देखो ये क्रिस्टल्स है, ये अब यहाँ पे आकर के टकरा रहा है।
एक इलेक्ट्रॉन, ये एक्सरे ईएम वेव आकर के यहाँ इंसिडेंट हुआ, फिर ये मतलब आप कह सकते हो इसे सिमेट्रिकली रिफ्लेक्टेड रे है दूसरा। और यहाँ पे जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज हमें मिलेगा ही नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव नहीं मिलेगा तो इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए ना हमें। तो फिर ये इसी तरह से फिर मैथमेटिकली इसको किया गया। जस्ट वेट। पार्ट डिफरेंस निकाला गया। अब देखो फर्स्ट से टकराया तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इसे आगे थोड़ा बढ़ा लो, दूसरे एटम से टकराया, ये बिल्कुल उतने ही एंगल से होना चाहिए, थीटा से ही होना चाहिए, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को देखो पैरेलल ही होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या होगा। अच्छा एक और बात बताओ कि जब आप इंटेंसिटी के बारे में पता लगाते हो तो इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस निकाला गया था, वो पाथ डिफरेंस निकाला गया था वो क्या होता है, 2D साइन थीटा। मतलब मैंने दो क्रिस्टलाइन प्लेन के बीच जो सेपरेशन है, गैप है, वो डी ले लिया है। तो डी साइन थीटा इक्वल टू होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, एन लेम्डा, ये आप पढ़े होगे, ठीक है। ये क्या है, पाथ डिफरेंस है, ये है पाथ डिफरेंस। क्लियर। और अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें, n इंटीजर है, n 1 2 3, एक मिनट, n आप n की वैल्यू 1 ले लो, इधर लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो ये इंटीजर है n, इंटीजर, n की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2D साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, फॉर पाथ डिफरेंस। ये जो होता है ये होता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, 2n-1 इंटू लेमडा, लेमडा बाई 2। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है पाथ डिफरेंस। और ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि देखो प्लेन जो क्रिस्टल है ना, वो वो प्लेन कैसा भी हो सकता है। एक मिनट, ये मैं इसे हटा देता हूँ, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। देखो यहाँ पे अगर अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन सपोज आकर के, एक इलेक्ट्रॉन आकर के यूं टकराता है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा, ये आया यहाँ पे, ये यहाँ पे टकराया। अब यहाँ से क्या होगा, स्कैटर्ड होगा ये। तो जो रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन जो होगा, ये मान लो ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड है, तो आपको लग रहा है यहाँ एंगल सेम है, ऐसा लग रहा है कि ये एंगल सेम होगा, नहीं लग रहा। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि प्लेन को चेंज कर देते हैं। मतलब आप इसे प्लेन को आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा ऐसा। मतलब ये कैसा भी हो सकता है। और जब ये चेंज करेगा तो डी चेंज करेगा, तो डिफरेंट प्लेन के लिए डी भी डिफरेंट होगा।
डायग्राम जरूरी नहीं कि हमारा एप्रोप्रिएट डायग्राम बन रहा हो, बस मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब आप देखो, क्या ये एंगल, ये डिफरेंट मैंने ड्रॉ कर दिया क्रिस्टल्स, क्या अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि एंगल सेम होगा? ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर डी क्या वही रहेगा? नहीं, डी बदल जाएगा, डी बदल जाएगा यहाँ। अब डी कुछ और होगा। ठीक है, तो ये एक्स रे डिफ्रैक्शन है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो याद रखना है हमें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एंगल ये सेम होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि सेम एंगल पे हमें सेम ही मिल जाए डिफ्रैक्शन, ये भी होता है। मतलब सेम एंगल पे हमें कंस्ट्रक्टिव मिल जाए, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे इसे थोड़ा और आगे ले जाओ। अब ये क्या बन रहा है, यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होगा कुछ इस तरह। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम एंगल पे मिल ही जाए, लेकिन अगर डिफरेंट हुआ एंगल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब हमें स्ट्रॉन्ग पिक नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ये मैंने समझाया आपको। और एक्सरे डिफ्रैक्शन का क्या यूज, हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगाते हैं। अब इसी का हेल्प लिया गया इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सरे डिफ्रैक्शन का, डेविसन जर्मन में। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आया, ये आकर के यहाँ पे देखो इंसिडेंट हुआ, और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंगल सेम है? नहीं लग रहा? ठीक है, क्या ये एंगल सेम है? बिल्कुल नहीं। तो फिर पॉसिबल ही नहीं है फिर तो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे कि क्रिस्टल यहाँ पे देखो, ये ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो है, आप देखो, अब क्या लग रहा है ये एंगल सेम एक जैसा? अभी भी नहीं लग रहा है। ये एंगल जो है, एक मिनट जरा मैं इसे ठीक कर लूं।
ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या कहा गया आपसे? 50 डिग्री के एंगल पे। ये एंगल कितना है? 50 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम 50 डिग्री पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, स्केटर्ड होगा, वही। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? कितना उसकी एनर्जी होगी? 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें पीक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पीक होगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है। अब जरा ध्यान दो, ये थीटा एंगल है। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? टोटल 180 होता है, तो 2 थीटा हो जाएगा 130। 180 में 50 को माइनस कर दो, तो थीटा कितना आ गया? 65 डिग्री। ओके। और एनर्जी क्या, कितना इलेक्ट्रॉन बीम का? 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी है। इतना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो हमें ग्राफ मिलेगा इंटेंसिटी के लिए, ये मैंने उल्टा बना दिया। ये इंटेंसिटी की एक्सिस है, और ये है स्कैटरिंग एंगल फाई। जो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ एंगल कितना? 65 डिग्री। ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। तो जो ग्राफ मिलता है हमें, इंटेंसिटी जो मिलता है, वो उसका मैक्सिमम पीक होगा यहाँ पे। और स्कैटरिंग एंगल इस पॉइंट पे क्या है भाई? तो यहाँ पे है 50 डिग्री। और एनर्जी कितना है? 54। एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या है? 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें मैक्सिमम पीक मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो हम निकाले, ये एंगल, स्कैटरिंग एंगल, ये एक्सरे की हेल्प से, फ्रॉम एक्सरे। अब एक्सरे का जो फॉर्मूला था पाथ डिफरेंस के लिए, तो वो वहां चलते हैं हम लोग। फ्रॉम एक्सरे फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाला गया जो डी की वैल्यू है। डी होता है करीब करीब 0.0। डी मतलब दो इसके क्रिस्टल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये 0.090 नैनोमीटर। ओके। और थीटा तो पता ही, थीटा कितना? थीटा निकाला गया 50 डिग्री, इसी फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला था? 2d sin थीटा इक्वल टू लेमडा से। ये फॉर्मूला यूज किया गया। ठीक है।
ये वैल्यू मिला हमें। अब ये जो वैल्यू है स्कैटरिंग एंगल, जस्ट मिनट, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया है। ये 65 डिग्री का एंगल है, थीटा में 65 डिग्री लेना है। ओके, और ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें पुट करेंगे ये सारा वैल्यू, तो लेमडा आ जाएगा वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये आ जाएगा, वैल्यू लिखूं, 2 × 0.0909, इतना नैनोमीटर इंटू साइन 65 डिग्री। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.165 नैनोमीटर, या फिर आप इसे कह सकते हो 1.65 एंगस्ट्रम, क्योंकि नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹मीटर। और डेसिमल पॉइंट एक डिजिट खिसका दो लेफ्ट राइट साइड, तो पावर हो जाएगा -10। ओके, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया डेविसन से, डेविसन एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का, डिब्रोगली के फॉर्मूला से फिर वेवलेंथ निकाला गया। देखो, रिकॉग्नाइजिंग, ध्यान दो, recognizing the importance of this discovery, Davison and German thoroughly investigated electron scattering from large single crystal, ये तो clear है. They were able to prove in 1927 that electrons indeed undergo diffraction and the electron wavelength is this. ये तो हो गया। अब डिब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था वेवलेंथ के लिए जो उन्होंने दिया था, लेमडा इक्वल टू h/2 me ev, ठीक है। इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करें हम और निकालें वैल्यू सारा, तो लेमडा जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का ही तो वेवलेंथ है, तो फ्रॉम डिब्रोगली, डेविसन से तो निकाल लिए, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से, अब डिब्रोगली से, फ्रॉम डिब्रोगली लेमडा ई फॉर्मूला क्या, h/√2 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्यूबी, या फिर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के। अब ये क्या हो जाएगा, h 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन √2 इंटू 9.109 इंटू 10⁻31 kg, 10⁻31 kg इंटू एनर्जी कितना था, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर दिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा करीब करीब 1.665
तो वही हो गया 1.65 ही हो गया, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि डिब्रोगली का जो था हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, उन्होंने जो वेवलेंथ निकाला मैटर वेव का, बिल्कुल करेक्ट निकाला। तो डेविसन जर्मन ने डिब्रोगली हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया, प्रूफ कर दिया कि करेक्ट है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट। अब आप इसे अपने कितना आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, कितना इफेक्टिव लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर मैटर वेव का होगा। नहीं, नेक्स्ट होगा वेव पार्टिकल डुअलिटी। नेक्स्ट टॉपिक होगा वेव पार्टिकल डुअलिटी का। उसके बाद फिर मैटर वेव पे आएंगे हम लोग। ओके, ठीक है, तो आज का कहानी यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।